आज जानते हैं पर्यावरण प्रदूषण में नवीकरणीय ऊर्जा के विविध आयाम। सौर ऊर्जा का उपयोग। सौर ऊर्जा के माध्यम से लैपटॉप और मोबाइल को चार्ज करने के उपकरण बनाए गए हैं। इसके माध्यम से कहीं भी जहां सूर्य की किरणें उपलब्ध हो कंप्यूटर व मोबाइल चार्ज किए जा सकते हैं। जल का ऊष्मण। सौर ऊर्जा पर आधारित प्रौद्योगिकी का उपयोग घरेलू, व्यापारिक व औद्योगिक इस्तेमाल के लिए जल को गर्म करने हेतु किया जा सकता है। परिवहन में उपयोग। सौर ऊर्जा के माध्यम से अब ऑटो रिक्शा, कार, स्कूटर आदि वाहनों का निर्माण हो रहा है। नासा द्वारा एक बहुराष्ट्रीय कंपनी द्वारा ये युद्ध मशीन तथा एक सोलर कार एवं हवाई जहाज का आदि का निर्माण हो रहा है। सौर कुकर। सौर ऊष्मा द्वारा खाना पकाने से विभिन्न प्रकार के परंपरागत ईंधनों की बचत होती है। बॉक्स, पाचक, पाचक व ऊष्मा भंडारक प्रकार के उपकरणों का विकास किया जा चुका है। ऐसे भी बॉक्स पाचक विकसित हो चुके हैं जो बरसात या धुंध के माध्यम में बिजली से खाना पकाने के प्रयोग किए जा सकते हैं। अब एक लगभग 5 लाख यंत्रों की बिक्री हो चुकी है। अब तक लगभग 5 लाख यंत्रों की बिक्री हो चुकी है। सौर उपकरण। सौर लालटेन और बल्ब, सौर चार्जर, सौर टॉर्च, सौर म्यूजिक प्लेयर और सौर जल पंप इत्यादि विभिन्न प्रकार के घरेलू उपकरणों का प्रयोग हो रहा है। इसे सूर्यताप तकनीकी भी कहा जाता है। कृत्रिम उपग्रह में सौर ऊर्जा का प्रयोग, जैसे लंबी दूरी के आंतरिक कार्यक्रम उपग्रहों में सौर ऊर्जा का प्रयोग बढ़ गया है। भारत ने अपने में सोलर पैनल का उपयोग किया था। बिजली बनाने में उपयोग पूरे विश्व में ऊर्जा की बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए सौर संयंत्र का निर्माण हो रहा है। भारत विश्व में सबसे बड़े सोलर प्लांट का निर्माण तमिलनाडु में हुआ है। भारत के अंदर इसकी क्षमता 648 मेगावाट की है। सिलिकॉन वेफर यह एक पदार्थ है जिसका उपयोग अर्धचालकों के निर्माण के लिए जरूरी होता है। ये अर्धचालक हमारे जीवन में काम आने वाले सभी प्रकार के इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों में पाए जाते हैं। इस प्रकार के वेफर अर्धचालक जैसे सिलिकॉन का एक पतला टुकड़ा होता है जिसका उपयोग एकीकृत सर्किट के निर्माण के लिए इलेक्ट्रॉनिक्स में और परंपरागत वेफर आधारित सोलर सेल्स के लिए फोटोवोल्टिक्स में किया जाता है। भारत सरकार ने 2013 में सिलिकॉन वेफर फैब्रिकेशन फ्रेम
को मंजूरी दी थी। इंडिया इलेक्ट्रॉनिक एंड सेमीकंडक्टर एसोसिएशन ने इसे एक उच्च राजनीतिक कदम बताया था जो देश के स्थानीय निर्माताओं को प्रेरित करेगा एवं साथ ही शुल्क में भी कमी आएगी। विश्व के कुछ मुख्य देशों का स्वयं का फैब्रिकेशन है, जिसमें यूएसए, फ्रांस, जर्मन, आयरलैंड, जापान, सिंगापुर एवं चीन शामिल हैं। अब भारत भी स्वयं सिलिकॉन वेफर्स को बनाने में सक्षम है। भारत में सौर ऊर्जा की घनी आबादी और उच्च सौर आपतन सौर ऊर्जा को भारत के लिए एक आदर्श सौर ऊर्जा बनाता है, आदर्श ऊर्जा स्रोत बनाता है। किंतु सौर ऊर्जा निरंतर खर्चीली है और इस पर भारी निवेश की जरूरत पड़ती है और सौर ऊर्जा का स्वयं स्तर होता है। इसके कारण इसे ग्रिड में समायोजित करना मुश्किल होता है। लोगों की जागरूकता का अभाव, उच्च उत्पादन लागत, वर्तमान ऊर्जा को छोड़ने की सीमाएं, ट्रांसमिशन नेटवर्क को देश भर में सूर्य ऊर्जा क्षमता की भरपूर दोहन की दिशा में मुख्य बाधा के रूप में माना गया। भारत के अधिकांश भाग में एक वर्ष में 250 से 300 दिन धूप तथा प्रतिदिन प्रति वर्ग मीटर 4.7 किलोवाट घंटा का सौर विकिरण प्राप्त होता है। देश में 30 से 50 मेगावाट प्रति वर्ग किलोमीटर छाया रहित खुला क्षेत्र होने के बावजूद उपलब्ध क्षमता की तुलना में देश में सौर ऊर्जा का दोहन कम है। भारत के प्रमुख संगठन योजना कार्यक्रम जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय सौर मिशन भारत सरकार द्वारा 11 जनवरी 2010 को शुरू किया गया था। मिशन में 2022 तक 20,000 मेगावाट ग्रिड संयोजित विद्युत की महत्वाकांक्षी लक्ष्य निर्धारित किया गया था और इसका उद्देश्य दिग्गज विधि नीति, बड़े पैमाने का पर प्रसार के लक्ष्य, उद्यमशीलता, अनुसंधान एवं विकास, महत्वपूर्ण कच्ची सामग्री घटकों और उत्पादकों के घरेलू उत्पादन के जरिए देश में सौर विद्युत उत्पादन की लागत कम करना है। सोलर गाइडलाइंस भारत जर्मन ऊर्जा फोरम के अधीन एक पहल सोलर गाइडलाइंस वेब आधारित मंच है ताकि ऊर्जा परियोजनाओं के विकास के संबंध में सूचना, अद्यतन जानकारी का प्रयास करके समय समय पर केंद्र और राज्य सरकारों द्वारा घोषित निविगत ढांचे CERC द्वारा घोषित विनियामक ढांचे MOEF के विनियमों, संविदात्मक कारकों PPAPFA और देश में सौर परियोजनाओं को समय पर शुरू करने के लिए अपेक्षित अनुमोदन और क्लियरेंस की प्रक्रियात्मक ब्यौरे द्वारा भारत में और ऊर्जा के क्षेत्र के तेजी से विकास को बढ़ावा दिया जा सके। ये परिकल्पना की सौर क्षेत्र में सभी हितधारकों के लिए एक ही स्थान पर सूचना और सुविधा केंद्र तैयार किया जाए जो निवेश अनुकूल वातावरण सुनिश्चित करने में
सहायक होगा और इस क्षेत्र में विकास को बढ़ावा देगा। पवन ऊर्जा। पवन ऊर्जा एक असामान्य स्रोत है। पवन चक्कियों का उपयोग अनाज को पीसने, जल निकालने के लिए चिरकाल से चला आ रहा है। वर्तमान में पवन चक्कियों में तीव्र गति से चलती हवाएं पवन चक्की को घुमाती हैं, जो विद्युत उत्पादन करने के लिए जनरेटर से जुड़ी होती हैं। पवन चक्कियों के समूह से युक्त पवन फॉर्म तटीय क्षेत्र और पर्वतीय घाटियों, जहाँ प्रबल और लगातार हवाएं चलती हैं, वहाँ स्थापित किए जाते हैं। भारत में पवन ऊर्जा उत्पादन के लिए उपयुक्त प्रदेश तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, गुजरात, कर्नाटक, केरल हैं। एशिया का सबसे बड़ा पवन ऊर्जा उत्पादक केंद्र गुजरात के कच्छ जिले स्थित मांडवी में है। एशिया का सबसे बड़ा पवन फार्म तमिलनाडु के मोकपंडल में है। महाराष्ट्र के सतारा में भी एक पवन ऊर्जा संयंत्र स्थापित किया गया है। कुल स्थापित नवीकरणीय ऊर्जा या अक्षय ऊर्जा का 70% पवन ऊर्जा से प्राप्त होता है। पवन ऊर्जा को स्थापित क्षमता में भारत का स्थान चीन व जर्मनी के बाद विश्व में चौथे स्थान पर है। प्रौद्योगिकी। पवन टरबाइन में प्रायः 3 रोटर पंखियां होती हैं, जो हवा के प्रवाह से घूमती हैं और एक जनरेटर से सीधे अथवा एक गियरबॉक्स द्वारा जुड़ी रहती हैं। रोटर पंखियां जनरेटर से जुड़ी एक क्षैतिज केंद्र से जुड़ी होती है, जो नेसेल के अंदर स्थिर रहता है। नेसेल में एक दूसरे विद्युत तापीय पुर्जे एवं पावर बर्तन यंत्र भी लगे रहते हैं, जो टरबाइन को एक प्रकार घुमाते हैं। ये हवा की ओर उन्मुख रहे। हवा की दिशा पर सेंसर द्वारा नजर रखी जाती है और टावर के शीर्ष को हवा की दिशा में लाया जाता है। जनरेटर द्वारा उत्पन्न विद्युत को हवा की गति पर बदलने में स्वचालित एवं नियंत्रित किया जाता है। पवन टरबाइन द्वारा उत्पन्न विद्युत को उचित प्रकार के अनुकूलित किया जाता है, ताकि उसे स्थानीय ग्रिड में प्रभावित किया जा सके। मौजूदा पवन ऊर्जा जनरेटर की यूनिट क्षमता 225 किलोवाट से लेकर 200 मेगावाट तक होती है और उन्हें 2.5 मीटर सेकंड से लेकर 25 मीटर सेकंड की गति से बहने वाली हवा में परिचालित किया जाता है। पवन चक्कियों की स्थापना। पवन ऊर्जा जनरेटरों की स्थापना उपयुक्त स्थल के चयन के लिए क्षेत्र विशेष में हवा की स्थिति के आंकड़े 1.2 वर्ष में एकत्र किए जाते हैं। इसके बाद पवन ऊर्जा जनरेटर को अपने स्थान पर इस तरह लगाया जाता है कि उनके बीच की दूरी पर्याप्त हो सके, ताकि वे एक दूसरे को बाधित न करें। स्थान के चयन के बाद पवन चक्कियों की स्थापना में 2 से 3 महीने लग जाते हैं। एजेंसियों द्वारा उपकरणों को ताकि निष्पादन के स्थापित मापदंडों पर खरे उतरें जांच की जाती है और उन्हें
अभिप्रमाणित किया जाता है। स्थापना के बाद यंत्र का रखरखाव संबंधित उत्पादनकर्ताओं द्वारा किया जाता है। पवन ऊर्जा उत्पादन की क्षमता 4 से लागत क्षमता 4 से 5 करोड़ रुपए प्रति मेगावाट आती है, जो क्षेत्र विशेष पर निर्भर करती है।